9001 का स्ट्रक्चर उठाते हैं, तो स्ट्रक्चर का पहला पार्ट है स्कोप। तो इस मैनेजमेंट सिस्टम का पहला पार्ट है स्कोप। अब स्कोप का मतलब क्या हुआ, व्हाट द मीनिंग ऑफ स्कोप? तो सबसे पहले आप स्कोप बताओगे, व्हाट द स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड। जब ये सर्टिफिकेशन मिलेगी आपको सबसे पहले स्कोप मेंशन किया हुआ होगा। तो यहाँ पर तो स्कोप क्या है इसका, क्वालिटी, प्रोडक्ट, ऑब्जेक्टिव, पर्पस। तो स्कोप क्या होगा, क्वालिटी, प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस प्रोवाइड करना। क्वालिटी, प्रोडक्ट, सर्विस या प्रोसेस प्रोवाइड करना, ये पर्पस है, ये ऑब्जेक्टिव है जो आपने बोला, यही हमारा स्कोप है। सो दिस सेक्शन डिफाइंस व्हाट द पर्पस, ये बता रहे थे आप। सो दिस सेक्शन डिफाइंस द पर्पस ऑफ द स्टैंडर्ड एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी। तो सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि ये स्टैंडर्ड क्या करता है, ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस को क्या करता है, वैलिडेट करता है। किसके लिए एप्लीकेबल होगा ये स्टैंडर्ड, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैलिड होगा, चाहे उसकी साइज कोई सी भी हो, चाहे कोई सा भी प्रोडक्ट बनाता हो, किस टाइप का प्रोडक्ट बनाता हो, या जैसी मर्जी सर्विस देता हो, तो वो स्कोप में आता है। So this section defines the purpose of the standard and its applicability. It specifies that ISO 9001 applies to all the organization. तो जब आप इसको देखोगे सर्टिफिकेशन को, तो वो बोलेगा कि ये एप्लीकेबल है किसके लिए, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, रिगार्डलेस ऑफ देयर साइज और सेक्टर, एमिंग टू इंप्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस। तो ये स्ट्रक्चर का पहला पार्ट आएगा, स्कोप बताएगा ये कि क्या पर्पस है स्टैंडर्ड का। दूसरा, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस। नॉर्मेटिव रेफरेंसेस मतलब जो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसका वो रेफरेंस बताता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल है आपके जो आईएस कोड है। एक बार कोड को खोल के देखना, मेन कोड तो होता है, उससे पहले भी 5-10 पन्ने होते हैं जिसमें अमेंडमेंट्स होती है और रेफरेंसेस होते हैं। वो रेफरेंस बताता है कि भैया ये जो आपने पॉइंट बताया ये उठाया कहां से आपने, वेयर यू हैव पिक्ड इट अप। तो जो दूसरा होता है वो नॉर्मेटिव रेफरेंसेस होते हैं। इसका मतलब दिस सेक्शन विल लिस्ट व्हाट, रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ आईएसओ। आईएसओ 9001 को इंप्लीमेंट करने के लिए जो जो रेफरेंसेस यूज हुए हैं उसको लिस्ट किया जाता है यहाँ पे। तो पहले स्कोप बता दिया, फिर रेफरेंसेस बता दिए, फिर आती है हमारी टर्म्स एंड डेफिनेशंस। ये भी आपके कोड में मिलेगा, लिखता है एफसीके, फिर डिफाइन करता है कि आगे कोड में जहां भी एफसीके आएगा उसका मतलब क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। जो भी एब्रिविएशंस होती है वो आपको शुरू में डिफाइन करके देता है। सिग्मा सीबीसी का मतलब क्या लिख के देगा आपको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्मा सीबीसी। तो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस, अगर कोई ऐसी टर्म है जो नहीं है उसको भी डिफाइन करके देता है वो, दैट दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म। सेम कहानी यहाँ पर है। तो उसके स्ट्रक्चर का तीसरा पार्ट है, ये सारे टर्म्स को डिफाइन करके देगा आपको। तो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स द की टर्म्स एंड डेफिनेशन यूज्ड इन द स्टैंडर्ड, इंश्योरिंग क्लैरिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ इंटरप्रिटेशन। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं कि आपकी जो इंटरप्रिटेशन है वो सही हो। हर इंसान जो स्टैंडर्ड्स को पढ़े सेम मतलब निकाले, तो पहले उसको क्लियर कर देते हैं कि जहां पर भी ये वर्ड लिखा होगा इसको आप इंटरप्रेट इसी तरीके से करोगे, सो दैट द इंटरप्रिटेशन इज क्लियर एंड यूनिफॉर्म। इसके टर्म्स और डेफिनेशंस दी जाती है। तो उसको बता दिया, फिर रेफरेंसेस बता दिए, फिर टर्म्स और डेफिनेशंस बता दिए, सब वोकैब दी है। आईएसओ 9000 में वोकैब दिए, हाँ, तो वहां पे फंडामेंटल्स दिए हुए हैं और वोकैबुलरी दी हुई है। तो 9000 सीरीज के अंदर जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं उनकी वोकैब 9000 में दी हुई है। नेक्स्ट क्या है, कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टार्ट होगा मेन काम, जनरल बातें हो गई, अब कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आ जाएंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट अंडरस्टैंड दिस कंटेक्स्ट इन व्हिच दे ऑपरेट, इंक्लूडिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स दैट इंपैक्ट देयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। अब जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर मैंडेटरी है ये बात समझना कि किस कंटेक्स्ट में वो ऑपरेट कर रहे हैं। किस कंटेक्स्ट में ऑपरेट कर रहे हैं मतलब आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आप सर्विस प्रोवाइड, प्रोडक्ट भी बहुत तरह के प्रोडक्ट है, एक है गाड़ी बनाना, एक है फोन बनाना, और एक है फूड प्रोडक्ट बनाना, और एक है फूड प्रोडक्ट बनाना। तो किस कंटेक्स्ट में आप बात कर रहे हो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। दूसरे जो भी स्टेक होल्डर्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये लिखा हुआ है दिस इंक्लूड्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड देयर नीड्स। जैसे फूड प्रोडक्ट है तो स्टैंडर्ड्स और बढ़ जाएंगे क्वालिटी के, क्यों, जो स्टेक होल्डर्स है उनकी हेल्थ और सेफ्टी प्रायोरिटी पे आ जाएगी यहाँ पे, देयर हेल्थ एंड सेफ्टी विल कम एट देयर प्रायोरिटी। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी कंटेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन का वो बताया जाता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन फूड सेक्टर में काम करती है। अब क्योंकि डायरेक्ट कंजप्शन है इससे हेल्थ और सेफ्टी अफेक्ट होती है हमारी कंज्यूमर की, पूरी कहानी बताई जाएगी किसके कंटेक्स्ट में, ऑर्गेनाइजेशन के कंटेक्स्ट के अंदर। देन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर इज लीडरशिप। अब फोकस किसके ऊपर शिफ्ट हो जाता है, लीडरशिप के ऊपर फोकस शिफ्ट हो जाता है। जो मैंने बताया विजन बताता है लीडरशिप कि हमारा विजन है, पीछे एग्जांपल दिया, हमारा विजन है, कोई सा भी एग्जांपल लेते हैं, मारुति बोलती है हमारा विजन है कि फ्यूल एफिशिएंट गाड़ियां बनाना, एवरेज बहुत अच्छी देगी हमारी गाड़ी, ये विजन है उसका, बाकी चीजों के बारे में बात नहीं करेगी। फिर इसके अपोजिट दूसरी कोई गाड़ी ले लो, इसके अपोजिट गाड़ी ले लो, लेट सपोज स्कोडा, वो बोलेगी हमारा विजन है सेफ गाड़ियां बनाना। उसके सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा यूरोपियन है तो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ज्यादा होंगे। वो ये नहीं बोलेगी हमारी इकोनॉमिकल होगी, इसकी एवरेज कम मिलेगी आपको पर इसकी सेफ्टी ज्यादा मिलेगी। तो विजन क्या है उनका, ऊपर से लेकर नीचे तक फोकस रहेगा भैया सेफ गाड़ियां बननी चाहिए, कि भैया जब एक्सीडेंट हो अंदर जो ऑक्यूपेंट्स है कम से कम डैमेज हो उनका, भले एवरेज कम मिले, पर मारुति क्या बोलेगी नहीं मेरे सेफ्टी के ऊपर फोकस नहीं, मेरा फोकस किसके ऊपर है कि भैया एवरेज ज्यादा मिलनी चाहिए हमारे इंडियन कंज्यूमर को। तो इंडिया में चलता भी यही है, भैया कितनी माइलेज देगी, तो उसी के हिसाब से वो गाड़ियां बनाती है। एग्जांपल दिया मैंने आपको, फिर और एग्जांपल ले लो। और विजन क्या है लीडरशिप का, कोई सा भी प्रोडक्ट उठाओ, कोई सा भी प्रोडक्ट टीवी सेफ्टी क्या है, टीवी सेफ्टी, टॉप मैनेजमेंट की रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी यही देखी जाएगी। बिल्कुल टाटा भी यहाँ बिल्कुल सेफ्टी के ऊपर है, टाटा के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ज्यादा है। अब ये खत्म हो गई गाड़ी, अब दूसरे प्रोडक्ट पे आ जाते हैं भाई, हर चीज का एग्जांपल लेते हैं। आईफोन सिक्योरिटी के मामले में बिल्कुल आईफोन बहुत सेफ है। अब आईफोन का लीडरशिप किसके ऊपर फोकस करता है कि आपका डाटा सिक्योर रहेगा, आपका डाटा क्या रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो ये क्या करती है, सारी फोकस उसके ऊपर है कि आपका डाटा ब्रीच कभी नहीं होगा, योर डाटा विल नॉट बी ब्रीच्ड। क्लियर। तो कहने का मतलब है यहाँ पे जो भी लीडरशिप का विजन है वो बताया जाता है, दैट इज बीइंग इंडिकेटेड हियर। पतंजलि है वो ये बोल देंगे कि भैया ऑर्गेनिक है, कोई हम हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं करेंगे,
कोई हार्मफुल केमिकल्स यूज नहीं करेंगे, तो ये उनका क्या आ जाएगा, विजन आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, टॉप मैनेजमेंट मस्ट डेमोन्स्ट्रेट द लीडरशिप एंड द कमिटमेंट बाय इंश्योरिंग द क्वालिटी मैनेजमेंट इज इंटीग्रेटेड इनटू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी एंड द कल्चर। दिस एक्शन आल्सो हाइलाइट्स द नीड्स ऑफ एस्टैब्लिशिंग द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटीज। एल&टी टाइमली डिलीवरी, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एल&टी हमें क्या बोलती है भैया, डिलीवरी कैसी होगी, टाइमली होगी, जो भी प्रोडक्ट लेंगे टाइम पे खत्म करके दे देंगे। ये इनकी यूएसपी है इन कंपैरिजन टू अदर कॉन्ट्रैक्टर। दूसरा कॉन्ट्रैक्टर पकड़ लिया आपने, 6 महीने का काम आपको 10 महीने में करके देगा, आपका 6 महीने का काम होगा, खत्म कब करके देगा, 10 महीने में करके देगा। तो एल&टी को क्यों प्रेफर करेंगे कि भैया ये टाइम पे खत्म करके दे देता है। नेक्स्ट पार्ट क्या है स्ट्रक्चर का, नेक्स्ट पार्ट है प्लानिंग का। एंड प्लानिंग इज सेंट्रल टू ISO 9001। प्लानिंग इज सेंट्रल, मतलब की एस्पेक्ट होता है ये। कहने का मतलब है इस प्लानिंग के अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इस प्लानिंग के अंदर जो भी एक्शन हम लेने वाले हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, जो भी मिटिगेशन हमें अडॉप्ट करने हैं क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, वो सब प्लानिंग के अंदर आ जाता है। इट कम्स इन द प्लानिंग। तो प्लानिंग इज सेंट्रल टू ISO 9001। ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स। पहले क्या करोगे, आप एस्टैब्लिश कर लोगे क्वालिटी के ऑब्जेक्टिव्स को। डिटरमाइन द एक्शंस व्हिच आर नीडेड टू एड्रेस द रिस्क, रिस्क की बात करी थी हमने, एंड द अपॉर्चुनिटीज। क्या रिस्क है क्वालिटी को एड्रेस करने में, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हमारे पास अवेलेबल है, और ये सारी चीजें मेजरेबल होनी चाहिए। ऑल दीस पॉइंट्स शुड बी मेजरेबल। अब इसके बाद क्या करना है आपको, कंटिन्यूस सपोर्ट देना है। तो अगला स्ट्रक्चर का पार्ट, सो इट आउटलाइंस दैट द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द QMS। जो भी रिसोर्स रिक्वायर्ड है आपके QMS के लिए, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए, रिसोर्स कौन कौन से चाहिए होंगे, मैन पावर चाहिए होगी आपको QMS एस्टैब्लिश करने के लिए, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। पैसा कहाँ लगता है, कल ही डिस्कस किया था हमने, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी करी थी हमने। तो ह्यूमन रिसोर्स तो लगेगा, पैसा भी लगेगा क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए। प्रोडक्शन से पहले भी लगेगा, प्रोडक्शन के टाइम भी लगेगा, और प्रोडक्शन के बाद भी लगेगा। इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, कॉस्ट ऑफ कंफॉर्मेंस, कॉस्ट ऑफ नॉन कंफॉर्मेंस। तो मनी भी क्या है यहाँ पे, रिसोर्स है। तो आपके QMS एस्टैब्लिश करने के लिए जिन जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है वो सारा कुछ यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट है, फिर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट है, फिर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है, आपको नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। सो मैन मनी, हाँ, यू विल रिक्वायर द नॉलेज आल्सो। तो QMS एस्टैब्लिश करने के लिए यू विल बी नीडिंग all these resources. You have to mention to support the establishment of QMS we'll need the support of all these aspects. इन सारे aspects की requirement होगी, जो भी aspects चाहिए होंगे उसको आप document करोगे, you will be documenting that. तो ये clause क्या बोलता है, अब इसको mention करते हैं। This clause outlines the resources required for the QMS, ये discuss किया, including what, including human resource, infrastructure, organizational knowledge. It also includes the requirement of competence, awareness, communication and documented information. ये सब कंपनी प्रोवाइड करेगी QMS ऑडिट टीम को, ये सब कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ेगा QMS की ऑडिट टीम को, कि आपने कितना मैन पावर लगा रखा है क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, आपने कितना पैसा खर्च किया है क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए, आपकी जो टीम है उसको कितनी नॉलेज है क्वालिटी प्रोसेसेस को अडॉप्ट करने के लिए, आपने क्या क्वालिटी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट किया हुआ या नहीं किया हुआ, आपने क्वालिटी के बारे में अपने एम्प्लॉइज को जानकारी दी है नहीं दी है। ये किसका पार्ट बन गया, कम्युनिकेशन का पार्ट बन गया। सो इट इज पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जाएंगी जिसको आप ऑडिटिंग बोल रहे हो। क्लियर है? इज ऑपरेशन। तो अगला पार्ट इसके स्ट्रक्चर का क्लॉज नंबर 8 है, ऑपरेशन। भैया अब आप बात करते हैं, सारी चीजें डॉक्यूमेंट कर ली। नाउ इट कम्स टू द ऑपरेशन। ऑपरेशन का मतलब क्या है, ऑपरेशन का मतलब है कि आपको अपने ऑपरेशंस को मैनेज करना पड़ेगा, अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा, और अगर कोई भी एक्सटर्नल रिसोर्स या सप्लायर इन्वॉल्व है इस प्रोसेस के अंदर उसको भी एंगेज करना पड़ेगा। इट मींस नाउ ऑल द थिंग्स दैट वी हैव प्लान्ड इज टू बी एग्जीक्यूटेड टू इंश्योर द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी चीजें हमने प्लान कर रखी हैं अब यहाँ पे आके एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाती है। सो इट इंक्लूड्स व्हाट, तो हम बोल सकते हैं दिस सेक्शन फोकसेस ऑन कोर प्रोसेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, implementation बोल सकते हो इसे। So it includes the requirement for managing the operations, meeting the customer requirement, बिल्कुल सही बात है, controlling any external or internal resources which are involved in the process. जो विजन डिसाइड किया है उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल, लीडरशिप ने जो विजन डिसाइड किया उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करी। अब प्लानिंग के बाद आप ऑपरेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो उसके हिसाब से। अब आपने विजन में तो क्या बोल दिया, क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है, जब आप रॉ मटेरियल ला रहे हो उसकी ऑडिटिंग नहीं कर रहे हो। हमारे जो पीछे वर्कर है उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं हुई है कि प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कैसे करें, आपकी जो मशीनरी है उसकी कोई मेंटेनेंस नहीं होती है प्रॉपर्ली। तो आपका विजन तो है क्वालिटी प्रोडक्ट देना, पर पीछे से ये सारी चीजें दिख नहीं रही ऑपरेशन के टाइम पे, पीछे से सारी चीजें दिख नहीं रही ऑपरेशन के टाइम पे, नहीं मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। वो बता के जाएंगे, ये मार्क करेंगे कि भैया इस चीजों को इंप्रूव करो, फिर अगली बार देखेंगे, फिर आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ जाएगा उसके अंदर। ऑपरेशन आपका रेक्टिफाई हो गया या ऑपरेशन आपका टू दी पॉइंट है, इसके बाद आपको बोलेंगे परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन। क्या आप अपने परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, स्टैंडर्ड मैच ही नहीं हो पाएगा। हाँ, परफॉर्मेंस की इवैल्यूएशन मतलब जो भी आपके स्टैंडर्ड है आप उसको मैच कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। सो द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट मॉनिटर, मेजर एंड एनालाइज, इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स QMS। कि आपका जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था उसी के हिसाब से आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। चेक विद द स्टैंडर्ड्स, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं कर पा रहे हो, यू हैव टू गो फॉर व्हाट, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। और इंप्रूवमेंट के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, रिसर्च की। आपको नई नई चीजें डेवलप करनी पड़ जाएंगी, नए प्रोसेसेस, ट्रेनिंग देने के नए तरीके, नई टेक्नोलॉजी मतलब नई मशीन,
एक ही चीज को बनाने के लिए अलग अलग मशीन यूज होती है जो टाइम के साथ इवॉल्व हो रही होती है, तो आपको नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, अप्रेजल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल, तो कॉस्टिंग तो लगेगी ना, तो इंश्योर दी क्वालिटी कॉस्ट इज देयर। और अप्रेजल कॉस्ट तो अच्छी कॉस्ट होती है, जो हमारी अप्रेजल कॉस्ट है वो तो अच्छी कॉस्ट है, इट्स अ गुड कॉस्ट, डिस्कस किया था, ये जो हमारी अप्रेजल कॉस्ट और प्रिवेंटिव कॉस्ट होती है इट इज अ गुड कॉस्ट। इंटरनल फेलियर एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट इज बैड कॉस्ट, तो अगर आप इसमें खर्च कर रहे हो तो अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट निकाल के देगी ना। हाँ, इंटरनल एक्सटर्नल, तो प्रिवेंटिव एंड अप्रेजल पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो लास्ट पॉइंट है हमारे इंप्रूवमेंट का, सो ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंटिन्यूअसली इंप्रूव देयर क्यूएमएस, तो जो भी करेक्टिव एक्शन प्लान है वो सेक्शन के अंदर आते हैं। हाउ टू एड्रेस द नॉन कंफॉर्मिटीज, मतलब जहां जहां पर आप क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर रहे हो उसको कैसे मैच कराओगे, हाउ यू विल बी मैचिंग दिस, तो वो बनता है इसका पार्ट। NC gives give NC give by accreditation body based on the report which is submitted by third party audition। हाँ, जो थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अथॉरिटी दी हुई ऑडिट करने की, वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है, उसके हिसाब से आपको एक्रेडिटेशन मिलता है। अब ऐसा बोला जाता है आप सुबह अप्लाई करोगे शाम को आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आज के टाइम पे ऐसा होता है, आप अभी अप्लाई करो थर्ड पार्टी से, शाम को आपको सर्टिफिकेट भेज देगी ऑनलाइन, जाओ ISO सर्टिफाइड हो गए आप। तो ये जो भी चीजें हैं ये आपके पढ़ने के लिए हैं। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट तो ISO 9004 में थी। हाँ, ये तो हमने स्ट्रक्चर की बात करी ना, दिस इज स्ट्रक्चर दैट वी टॉक अबाउट। ऐसे तो ISO 9000 में हमारी क्या थी, वोकैबुलरी थी, पर 9001 का जो दूसरा पार्ट है क्लॉज नंबर 2 था, उसमें आपको वोकैब बतानी पड़ेगी, पर 9001 क्या बताएगा, सारे ISO 9000 फैमिली की वोकैब बता देगा। वैसे ही ISO 9004 पूरा यानी पूरा का पूरा स्टैंडर्ड किसके ऊपर बेस्ड है, इंप्रूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। ईमानदार बनना है UPAE क्वालिटी करने के बाद, बिल्कुल सही बात है, क्वालिफाई करने के बाद। तभी तो तुम एक AE के लिए ईमानदार बनने के लिए जा रहे हो ना तुम, सही बात है, AE की नौकरी तुम ईमानदार बनने के लिए तो कर रहे हो। इसी मैसेज से इसकी ईमानदारी का पता चल गया। चलो आगे बढ़ते हैं तुम तो पीछे हमने बात करी थी स्ट्रक्चर ऑफ, पहले बात करी प्रिंसिपल की, फिर हमने बात करी स्ट्रक्चर ऑफ ISO 9001 की। नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ इंप्लीमेंटिंग द ISO 9001। क्या बेनिफिट है इसके, ये बेनिफिट खुद बता दोगे आप। विजन टाइम के साथ चेंज होगा, बिल्कुल विजन टाइम के साथ चेंज हो जाएगा। अभी विजन इसका ये है ईमानदार बनना, अभी एक बार पेपर क्लियर होने दो, देन विजन विल चेंज। चलो आगे बढ़ते हैं। So what are the benefits of implementing ISO 9001? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होगी, एनहांस होगी, तो इट विल लीड टू एनहांस्ड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। क्यों, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट मीट हो रही है, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट क्या हो रही है, मीट हो रही है। आपके प्रोडक्शन की एफिशिएंसी क्या कर जाएगी, बढ़ जाएगी, वेस्टेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन विल इंक्रीज। नेक्स्ट, बेटर रिस्क मैनेजमेंट। अगर हम ISO 9001 इंप्लीमेंट करते हैं, यानी सारे प्रोसेस को फॉलो करते आ रहे हो, अगर कोई सा भी इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर में डेविएशन आया, आपके रिस्क के मिटिगेशन की जो पावर होगी वो कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रिस्क हैंडलिंग या रिस्क बेस्ड थिंकिंग इंक्लूड की जाती है इसके अंदर। रिस्क मतलब किस चीज का, हो सकता है कि लेट सपोज आपकी मशीनरी खराब हो गई, डाउन टाइम आ गया, उसके अंदर मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट पड़ गई, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इस प्रोसेस को बाईपास कैसे करके क्वालिटी प्रोडक्ट बनाओ, या जल्दी मेंटेनेंस करवा के डाउन टाइम को कम कर दो। अब ये कैसे किया हमने, हमने मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम कर रखा, अभी आएगा, चल रहा है यूट्यूब के ऊपर, हमने मेंटेनेंस मैनेजमेंट सिस्टम कर रखा है। मुझे पहले से पता है कि इस मशीन की शेड्यूल मेंटेनेंस होनी थी, और मैंने उसकी शेड्यूल मेंटेनेंस कराई, क्योंकि मैंने शेड्यूल मेंटेनेंस कराई, जो रिस्क है उसके फेलियर होने का वो क्या हो गया, since we have done the schedule maintenance, the risk of the failure of the machinery is reduced। तो कहने का मतलब है इसमें जो रिस्क मैनेजमेंट है वो कंपैरेटिवली बेटर निकल के आ जाती है, तो ये बेनिफिट निकल के आता है ISO 9001 का। बहुत ईमानदार है लोग, 700 ले रहे हैं, ये क्या बोल रहे हो भाई, 700 ले रहे हैं, क्या बोले जा रहा है। फूड प्रोडक्ट में वेस्टेज ज्यादा है, फूड प्रोडक्ट में वेस्टेज ज्यादा है, उनका प्रिजर्व मेथड इंप्रूव करने से रिस्क मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, प्रिजर्वेशन के बहुत सारी टेक्निक्स इन्वॉल्व है। अच्छा चलो ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इफ यू इंप्लीमेंट ISO 9001 इट विल लीड टू द कंसिस्टेंसी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है लीडरशिप से लेके मिड लेवल पे जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं और जो नीचे लेबरर्स काम कर रहे हैं, सारे कंसिस्टेंटली एक ही गोल की तरफ बढ़ेंगे। सबको पता है भैया वर्क फ्लो क्या है, सबको अपनी जिम्मेदारी पता है, और जैसे पीछे एक ने बोला क्वालिटी सबकी जिम्मेदारी है, तो कंसिस्टेंट रहेगी ये चीज पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफ दे फॉलो ISO 9001। दूसरा, मार्केट में आपको एडवांटेज मिलेगी, आ जाएगा ISO 9001 का सर्टिफिकेशन, इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड रिस्पेक्टेड। आपने देखा उसके लेवल के ऊपर ISO 9001, अच्छा इस प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, ले लिया, तो इट इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड, तो मार्केट में आपको एडवांटेज मिलेगा इसका। दूसरा, अगर आपने ये सर्टिफिकेशन लिया, इट विल पुश यू फॉर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, जो पीछे में लिखा था स्ट्रक्चर का पार्ट था, तो ISO 9001 विल पुश यू फॉर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, डे बाय डे अपग्रेडेशन। हाँ, डे बाय डे अपग्रेडेशन, चाहे वो क्या हो आपका
इंस्पेक्शन का प्रोसेस हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस हो, चाहे वो सैम्पलिंग का प्रोसेस हो, ये सब अपग्रेड कराता जाएगा ताकि आपके कस्टमर की एक्सपेक्टेशन मीट होती जाए। तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो क्वालिटी है वो भी डे बाय डे क्या करती जाएगी, इंप्रूव करती जाएगी। सो इफ यू फॉलो ISO 9001 द क्वालिटी विल बी इंप्रूविंग। इससे नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट कम होगी, बिल्कुल सही बात है, टेक्निकली बोल रहा है अभिषेक, सही बात। हाँ, नॉन कन्फॉर्मेंस कॉस्ट कम हो जाएगी, इससे प्रॉफिट बढ़ेगा। आप प्रीमियम चार्ज कर सकते हो, यू कैन चार्ज द प्रीमियम। नेक्स्ट, इफ यू फॉलो ISO 9001 यू विल बी डूइंग द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस, बिल्कुल सही बात है। अब जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपका, अगर आप फूड लाइसेंस लेते हो, ये आपसे पहले पूछते हैं ISO सर्टिफिकेशन है आपके पास। अगर आप फूड लाइसेंस लेते हो, ये आपसे पहले पूछते हैं ISO सर्टिफिकेशन है आपके पास। दो तीन चीजें मांगते, बोलेंगे GST है, बोलेंगे ISO सर्टिफिकेशन है, बोलेंगे ट्रेड लाइसेंस है। तो ये सारी चीजें मांगते हैं, तब आपको फूड लाइसेंस देते हैं, देन दे विल गिव यू फूड लाइसेंस। तो कहने का मतलब है ISO हेल्प करता है क्या करने में, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को एडर करने में। दूसरा, इट विल एंगेज द एम्प्लॉइज एंड विल मोटिवेट देम। ये एंगेज करता है सारे एम्प्लॉइज को, क्योंकि स्ट्रक्चर में एक पार्ट था एम्प्लॉयमेंट एंगेजमेंट, सबको डिसीजन मेकिंग का पार्ट बना देता है। क्योंकि सब डिसीजन मेकिंग का पार्ट है, तो वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी समझ के काम कर रहे होते हैं। ये नेसेसरी है कि ISO सर्टिफाइड है तो प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा, बिल्कुल नहीं। ये पीछे मेंशन भी किया हमने अनुज, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर ISO सर्टिफाइड है तो प्रोडक्ट क्वालिटी का होगा। कहीं मेंशन भी किया था, इस पॉइंट को मैंने हाईलाइट भी किया था, समवेयर आई हैव हाइलाइटेड दिस पॉइंट। ये जरूरी नहीं है भैया कि ISO का सर्टिफिकेट है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्वालिटी का ही होगा। कहीं ना कहीं तो मेंशन किया था, शुरू में आ गई थी ये चीज, बताई थी मैंने आपको। ये लो, ये रहा। It should be considered as the first step, the base level of the quality system, not a complete guarantee of quality. So it is not a complete guarantee of quality. पीछे ही डिस्कस किया था। हाँ, ये पहला स्टेप है टुवर्ड्स द क्वालिटी प्रोडक्ट। क्योंकि अब क्या हुआ, जब आपको ये सर्टिफिकेशन मिल गया, अब भैया इनकी ऑडिटिंग होती रहेगी, माथा खाते रहेंगे आपका। अभी माथा खाता रहेंगे, अगर ये नहीं होते तो आप एक स्टेप भी नहीं लेते। अब आपको पता है भैया ऑडिट करने आते हैं हर 3 महीने में, ये आप चीजों को थोड़ा सा ठीक करके रखोगे, क्योंकि जब थर्ड पार्टी आएगी ऑडिट के लिए, आप अपने आप इंप्रूव कर लोगे सारी चीजों को। तो पता होता है आपको ये चीज, जब ऑडिटिंग होती है आपकी भी, आप उससे पहले 1-2 दिन पहले क्या कर लेते हो, चेक कर लेते हो सारी चीजें अपनी जगह पे है या नहीं है। तो उसी तरीके से ये भी है कि जब आपको ये सर्टिफिकेशन मिल गया, इसके बाद आपको कंटिन्यूस ऑडिट होते रहेंगे। तो आप पहले 0 एफर्ट डाल रहे थे क्वालिटी को इंप्रूव करने में, आपको 0 से बढ़ के 5 तक तो आ गए। सम ऑर्गेनाइजेशन प्राउडली अनाउंस दैट दे आर ISO सर्टिफाइड। हाँ, तो वो तो बिल्कुल है ही, वो तो अनाउंस करेंगे भाई। अब ये चीज तो है ही ना, अगर आपको ISO का सर्टिफिकेट मिल गया, भले ही आपकी क्वालिटी अच्छी है या नहीं, आप उसको अनाउंस तो करोगे ही ना, यू विल अनाउंस इट। एंगेजमेंट ऑफ पीपल में एम्प्लॉइज के ओपिनियन लेकर, हाँ, एम्प्लॉइज के ओपिनियन लेकर उनको हर डिसीजन का पार्ट बनाया जाता है। जो भी डिसीजन ले रहे हो आप टुवर्ड्स द क्वालिटी इंप्रूवमेंट, उसमें आपने एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट रखा हुआ है। यू हैव टेकन द इनपुट्स ऑफ द एम्प्लॉय। अब उसने खुद बताया है, खुद बताया, इसका मतलब क्या हुआ भैया, वो खुद तो करेगा ही करेगा। क्योंकि अगर नहीं किया, अब देख लो उसका बॉस आके क्या बोलेगा, भाई तो तूने बोला था। चलो नेक्स्ट, अब बात करते हैं सर्टिफिकेशन प्रोसेस की, दैट हाउ द सर्टिफिकेशन प्रोसेस इज बीइंग ऑब्टेन्ड। ये तो अच्छी क्वालिटी पे मिलना चाहिए, ये तो अच्छी क्वालिटी पे मिलना चाहिए, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी पे मिलना चाहिए। आपने जो बात बोली वो बिल्कुल सही है, ये अच्छी क्वालिटी पे मिलना चाहिए। तो जो बनाया हमने इसलिए बनाया कि अच्छी क्वालिटी पे मिले। तो आगे बढ़ते हैं कि ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस होती क्या है। तो पहला पॉइंट, ISO 9001 इज नॉट अ मैंडेटरी सर्टिफिकेशन। जरूरी नहीं है भैया आपके पास सर्टिफिकेट हो। अगर ये सर्टिफिकेट नहीं है, आप तब भी अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सकते हो, और ये सर्टिफिकेशन है तब भी ऐसा पॉसिबल है कि आपका प्रोडक्ट क्वालिटी का नहीं हो। तो दोनों चीजें वैलिड है, बोथ द थिंग्स आर वैलिड। कंपनी एम्प्लॉइज को ISO के लिए ट्रेन करती है, हाँ बिल्कुल ट्रेन करती है, ये पार्ट है इसका, इट इज पार्ट ऑफ दैट। पीछे हमने मेंशन किया तो है उसके अंदर कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ISO में चेक किया जाएगा भैया कि आप अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ट्रेनिंग तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्रिवेंटिव कॉस्ट में आती है, बिल्कुल प्रिवेंटिव कॉस्ट इसी में तो लगती है, बिल्कुल सही बोला, प्रिवेंटिव कॉस्ट तो इसी में लगती है, बिल्कुल सही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ISO 9001 मैंडेटरी सर्टिफिकेशन नहीं है। मेनी ऑर्गेनाइजेशन चूज टू बिकम सर्टिफाइड टू गेन द क्रेडिबिलिटी। तो एक सर्टिफिकेट से आपको क्रेडिबिलिटी मिल जाएगी। जैसे एग्जांपल, अरे इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूं मैं, आप सबके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है ना, इंजीनियरिंग की डिग्री वही दिखा के तो घूम रहे हो ना, आसपास जो आपके रिश्तेदार लोग हैं कि हम इंजीनियर हैं, अपने अंदर पता जाके देखो कितने इंजीनियर हो, लेके घूम रहे हो ना इंजीनियरिंग की डिग्री। तो सेम वैसा ही है। तो जरूरी नहीं है कि इंजीनियरिंग की डिग्री हो हमारे पास, बिना इंजीनियरिंग की डिग्री के भी हम इंजीनियर हो सकते हैं, और इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद भी जरूरी थोड़ी इंजीनियर है। तो सेम वैसा ही है, एग्जैक्टली सेम थिंग। तो ये सर्टिफिकेशन है जैसे आपका, वो भी एक सर्टिफिकेट ही होता है, स्किल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। सो इट डेमोन्स्ट्रेट दी कमिटमेंट टू दी क्वालिटी। अब सर्टिफिकेशन का प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है, समझ गए, आप समझ गए, हाँ। अब सर्टिफिकेशन के प्रोसेस में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहला, प्रिपरेशन। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो असेस करती है अपने करंट प्रोसेस को कि आज के टाइम पे आप क्या कर रहे हो, एंड आइडेंटिफाइज द गैप इन मीटिंग द ISO 9001 रिक्वायरमेंट्स। आज के टाइम पे हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना पड़ेगा ISO 9001 का सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो पहले आपने इसकी प्रिपरेशन करी, जब आपने प्रिपरेशन कर दी, इसके बाद स्टार्ट हुई इंप्लीमेंटेशन। अब जो भी नेसेसरी चेंजेस की रिक्वायरमेंट है, इंक्लूडिंग द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, स्टाफ की ट्रेनिंग। अब आपने ट्रेनिंग नहीं करा रखी, आएगा वो जब सर्टिफिकेट देने वाला, वे स्टाफ की ट्रेनिंग करिए, आप बोलोगे करिए, दिखाओ भैया,
दिखाओ रिपोर्ट, कब ट्रेनिंग हुई थी, किस दिन हुई थी, कितने लोग आए थे, अटेंडेंस दिखाओ उनकी, किससे ट्रेनिंग करवाई थी, कितना खर्चा लगा था, सब पूछ लेंगे आपसे वो। तो अगर आपने ये नहीं कर रखी, आपको ये करवानी है। तो आपने क्या किया, पहले करंट प्रोसेस को आइडेंटिफाई किया, जो आईएसओ की रिक्वायरमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया, जो भी गैप है उसको मीट किया। अब करने बैठ गया मीट, तो जब आप स्टाफ की ट्रेनिंग करा रहे हो, यही तो एम था आईएसओ का, दिस वाज एम ऑफ आईएसओ। फिर आपने क्या किया, इंटरनल ऑडिट किया। एक्सटर्नल ऑडिट से पहले इंटरनल ऑडिट किया जाता है। आपने इंटरनल ऑडिटिंग कमेटी बनाई, अब जाके चेक करेगी, सो कंडक्ट द इंटरनल ऑडिट्स टू इंश्योर द क्यूएमएस इज वर्किंग इफेक्टिवली और नॉट एंड ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईएसओ 9001 आर बीइंग मेट। तो ये इंटरनल ऑडिट हुआ। नेक्स्ट मैनेजमेंट रिव्यू, जो भी ऑडिटिंग हुआ उसको रिव्यू किया आपने, अब रिव्यू का जो भी कमेंट निकल के आया फिर उसको भी रेक्टिफाई करोगे आप, देन यू विल रेक्टिफाई इट। अब आपकी एक्सटर्नल ऑडिट होगी, तो सर्टिफिकेशन ऑडिट यानी एक्सटर्नल ऑडिट तो आ गया, एन एक्सटर्नल आईएसओ सर्टिफिकेशन बॉडी कंडक्ट्स एन ऑडिट। आपकी इंटरनल ऑडिट के बाद एक एक्सटर्नल ऑडिट होगी। अब इससे भी रिलेट करके एक एग्जांपल बताता हूं। 4 साल आपने कॉलेज में पढ़ा, हो सकता है इन 4 सालों में एआईसीटीई के मेंबर आए हो आपके कॉलेज की ऑडिटिंग करने के लिए। तब देखो सारे टाइट हो जाते हैं आपके कॉलेज के प्रोफेसर, सब भाग रहे होते हैं इधर उधर, सारी क्लासें ठीक करवा देंगे, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा उस 1-2 हफ्ते के अंदर। जब उनकी ऑडिटिंग आती है, सारी लैब्स आपकी प्रॉपर हो जाएंगी, लैब्स में इक्विपमेंट आ जाएंगे, जो इक्विपमेंट नहीं होते वो इक्विपमेंट भी आ जाएंगे लैब्स के अंदर। तो बस ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, वो एक्सटर्नल ऑडिट होती है, दैट इज एक्सटर्नल ऑडिट। मिठाई लेके जाते थे, तुम्हारा ध्यान हमेशा मिठाई पे क्यों रहता है? तो वहां पर भी यही सीखे, मिठाई लेके जाते थे। अब जब ए बन जाओगे तुम्हारा फोकस सब साफ मिठाई पे होगा। ऑडिटिंग टीम आके जो ऑडिट कर रही है उस पर दिमाग नहीं गया, दिमाग सिर्फ मिठाई पे गया। आजकल ऐसा नहीं होता, आजकल वो काम भी पूरा करवाएंगे आपसे और मिठाई भी लेके जाएंगे। पहले के टाइम पे होता था कि सिर्फ मिठाई लेके जाएंगे, काम चेक नहीं करेंगे। आज बल्कि उल्टा जमाना है, काम तो पूरा करवाएंगे करवाएंगे आपसे, जैसा होना चाहिए एग्जैक्टली वैसा, और मिठाई भी लेके जाएंगे। चलो, सो थर्ड पार्टी ऑडिट होगा यानी एक्सटर्नल ऑडिट होगा। देन आफ्टर दिस सर्वेलेंस ऑडिट विल टेक, यानी जब सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा उसके बाद भी रेगुलर ऑडिटिंग होती रहेगी। और रेगुलर ऑडिटिंग ये क्यों हो रही है? ताकि आप क्यूएमएस को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। क्वालिटी ना मिलने पर सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाता है। मिलाई कहाँ भी सर्टिफिकेट कैंसिल कैसे करोगे बाबू? अभी सर्टिफिकेट लेने की प्रक्रिया चालू हो रही है ये। तो अब थर्ड पार्टी जो एक्सटर्नल क्या हुआ, ऑडिट हुआ। ये ऑडिट में अगर सारी चीज स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पाई गई तो आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलेगा। चलो ठीक है, अब मिल गया। मिलने के बाद, अब मिलने के बाद सर्वेलेंस ऑडिट हो रहा है, यानी इसके बाद भी कंटिन्यूस ऑडिट होते रहते हैं हर 2 महीने 3 महीने के अंदर। यहां पर अगर आप स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा, देन योर सर्टिफिकेशन विल बी कैंसल्ड आउट। आगे बढ़ते हैं, उठाओ सवाल। Which of the following is not a requirement of leadership under ISO 9001-2015? So which of the following is not a requirement for leadership? कौन सी requirement नहीं है leadership के लिए? Assigning clear responsibilities and authorities for quality management, ensuring engagement of the people at all levels of the organization, establishing a quality policy that aligns with the organization strategy, ensuring customer satisfaction through routine audit, ensuring customer satisfaction through routine audit। पोल क्रिएट करते हैं। तो ये बोल रहा है कौन सी रिक्वायरमेंट नहीं है लीडरशिप की अंडर आईएसओ। 72% सही है भैया, 72% बता रहे हैं, 12%। अभी ये बोल रहा है सी ऑप्शन कि आपने क्वालिटी पॉलिसी बनाई जो अलाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी के साथ। ये मैनेजमेंट ही तो करेगा। आईएसओ 9001-2015 रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन टू यूज विच टाइप ऑफ अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग, विच टाइप ऑफ अप्रोच फॉर डिसीजन मेकिंग। अच्छा, कैसी अप्रोच आपको फॉलो करनी है? चलो ठीक है, कौन सी अप्रोच आपको फॉलो करनी है? इंट्यूशन बेस्ड अप्रोच, इंट्यूशन आया रात को, मतलब लीडरशिप को सपना आया। रिस्क बेस्ड अप्रोच, एक्सपीरियंस बेस्ड अप्रोच और एनालिटिकल अप्रोच requires the organization। पोल क्रिएट करते हैं, कर दिया पोल क्रिएट को। ये भी पीछे बताया हुआ पॉइंट, वाह रे वाह, एनालिटिकल अप्रोच गजब। अभी दिखाता हूँ पीछे वापस, अभी कर क्या है पीछे भैया? अप्रोच कैसी है? रिस्क बेस्ड है ना। आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए जो रिस्क को क्या करते, मिटिगेट कर दे।
तो आईएसओ चाहता है कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसे डिसीजन ले जिससे आपके रिस्क मिटिगेट हो जाए। सवाल बढ़िया, इसके बाद ही कराते हैं कि दिख जाती हैं सारी चीजें। उसको मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि जो आपकी रिस्क है वो मिटिगेट हो जानी चाहिए। ये रहा। और भी कहीं पे मेंशन किया हुआ है, बताना भैया कौन सी स्लाइड थी। स्ट्रक्चर सी पॉइंट नैरेटिव स्कोप आएगा, वो हाईलाइट किया हुआ था मैंने, दो जगह है। हाँ ये रहा, इसके अंदर आ गया। सो ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश द क्वालिटी ऑब्जेक्टिव, डिटरमाइन द एक्शंस नीडेड टू एड्रेस द रिस्क एंड द अपॉर्चुनिटीज। तो ये मार्क किया हुआ है। कौन सा सवाल था? दूसरा। चलो, रिस्क मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ क्लॉज 6? बहुत बढ़िया, मतलब क्लॉजेस भी ध्यान रखने हैं। कौन सा पार्ट है क्लॉज 6? सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ क्लॉज 6 प्लानिंग। अच्छा, प्लानिंग का पूछ रहा है, ये तो नहीं पूछ रहा क्लॉज 6 इसका पार्ट होता है। ये तो क्लॉजेस बता रहे हैं आपको सारे क्लॉज स्ट्रक्चर के अंदर। तो प्लानिंग के अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होती है ये पूछा है। डिटरमाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल एक्सटर्नल कंटेक्स्ट, ठीक है। कंडक्टिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे, बाद में चला गया। एड्रेसिंग द रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। सेटिंग अप ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस, सेटिंग अप ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू प्रोसेस, ठीक है। तो कौन सा पार्ट प्लानिंग का है? पोल क्रिएट करते हैं, पोल इज बीइंग क्रिएटेड। पूरा क्लॉज 6 प्लानिंग के अंदर क्या चीज इसमें इंक्लूडेड है? सो ड्यूरिंग प्लानिंग वी एड्रेस द रिस्क एंड द अपॉर्चुनिटीज। फिर से ये पॉइंट भी मेंशन किया हुआ था वहां पे। प्लानिंग के अंदर रिस्क और अपॉर्चुनिटी दोनों ही हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं, यही तो। अच्छा, प्लानिंग में आपने आइडेंटिफाई किया, और जब आप डिसीजन लेते हो तब, और जब आप डिसीजन लेते हो आप, वो कैसी होती है? रिस्क बेस्ड होती है कि आप रिस्क को क्या कर पाओ? मिटिगेट कर पाओ, सो दैट यू आर एबल टू मिटिगेट द रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट द पार्ट ऑफ सपोर्ट क्लॉज ऑफ आईएसओ 9001/2015? सो सपोर्ट क्लॉज, ठीक है। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, यानी जो आपकी जो आईएसओ है वो कैसे आपको सपोर्ट करेगी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करने के लिए। मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज, इंश्योरिंग एम्प्लॉय कंपिटेंस, कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट, कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सो सपोर्ट क्लॉज, पोल क्रिएट करते हैं इसका भी। पोल इज बीइंग क्रिएटेड। 20% कैसे भाई? हाउ कम? भैया सपोर्ट क्लॉज आपको इंटरनल ऑडिट थोड़ी कंडक्ट करवाएगा। इंटरनल ऑडिट कौन कंडक्ट करता है? ये तो ऑर्गेनाइजेशन खुद कंडक्ट करती है ना। ये तो कंपनी खुद कंडक्ट कर रही होती है ना, ये आईएसओ थोड़ी आपकी हेल्प करेगा इंटरनल ऑडिट करने के अंदर। तो मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज ये सपोर्ट क्लॉज का पार्ट है। अच्छा, सपोर्ट क्लॉज कौन सा क्लॉज था? क्लॉज नंबर कौन सी थी? क्लॉज नंबर 7। तो मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज ये सपोर्ट क्लॉज है। इंश्योरिंग एम्प्लॉयज कंपिटेंस ये हमारा सपोर्ट क्लॉज है, दिस इज आल्सो सपोर्ट क्लॉज। कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, दिस इज आल्सो सपोर्ट क्लॉज। ये हमारे सपोर्ट क्लॉज है, दीज आर आवर सपोर्ट क्लॉज। ये किसमें आता है? इंटरनल ऑडिट, कंडक्टिंग इंटरनल ऑडिट, कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन। जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगी आईएसओ। इंटरनल ऑडिट कौन से क्लॉज का पार्ट था? इंटरनल ऑडिट क्लॉज नंबर 9 का पार्ट था। इट वाज द पार्ट ऑफ क्लॉज नंबर 9। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, सो इट इज पार्ट ऑफ व्हाट? परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। ये बिल्कुल बताया अभिषेक ने, हाँ। ये भी पीछे करके आए ना क्लॉज हम सारे। क्लॉज नंबर 9 ये रहा, ये आ गया। दिस इंक्लूड्स इंटरनल ऑडिट्स, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का पार्ट है। सपोर्ट का पार्ट ये रहा, सपोर्ट का पार्ट ये आ गया। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन सच एज प्रोसीजर्स एंड रिकॉर्ड्स। डी पार्ट पूछा था कोई, ममता पूछ रही थी, ये देखो डी पार्ट सपोर्ट क्लॉज का पार्ट है नहीं। तो ये सारे क्लॉजेस उठा उठा के पूछ लेगा आपसे वो पीछे। कहां तक पहुंच गए थे? चौथा सवाल। पांचवा सवाल। आईएसओ 9001/2015 विच क्लॉज रिक्वायर्स ऑर्गेनाइजेशन टू डिफाइन देयर क्वालिटी पॉलिसी। तो कौन सा क्लॉज क्वालिटी पॉलिसी बताता है? 4, 5, 6। इसको 7 कर दो, लिखा ही नहीं था किसने। क्या पीडीएफ नोट्स नहीं मिलेंगे? सब एनर्जी का, हाँ सारे वो भी तो प्लेटफॉर्म के ऊपर ही क्लास हो रही है। वो जैसे
बहुत बढ़िया भैया। क्लॉज नंबर 4 क्या बताता है? क्लॉज नंबर 4 बताता है कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो दिस इज द कंटेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लॉज नंबर 5 किससे लिंक्ड है? लीडरशिप से लिंक्ड है। क्लॉज नंबर 6 किससे लिंक्ड है? प्लानिंग से लिंक्ड है। और क्लॉज नंबर 7 किससे लिंक्ड है? ये भी पीछे करके आए, पीछे वाले सवाल में। ये तो भी पीछे वाले सवाल में करके आए हैं। सपोर्ट से लिंक्ड है, इट इज लिंक्ड विद द सपोर्ट। तो हर एक क्लॉज की जानकारी दी है। फॉर एवरी क्लॉज वी हैव डिस्कस्ड। तो लीडरशिप क्या करती है हमारी? क्वालिटी पॉलिसी को डिफाइन करती है। इट डिफाइंस द क्वालिटी पॉलिसी। एस्टैब्लिश करना है क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स को। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लॉज 10? ओ भैया, क्लॉज 10 का मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है। क्लॉज 10 का मेन ऑब्जेक्टिव, ठीक है भैया, उठाओ क्लॉज 10 का मेन ऑब्जेक्टिव। टू इंश्योर करेक्टिव एक्शंस आर इंप्लीमेंटेड when there are non conformities, to ensure the quality policy is communicated to all the employees, ठीक है। To manage the resource effectively, to assess the effectiveness of quality audit, to assess the effectiveness of quality audit। पोल क्रिएट किया सर, तो 6 होना चाहिए, 6 पीछे वाले का। तो मैंने क्या मार्क किया था भाई? क्यों लीडरशिप ने 6 क्यों होना चाहिए? 5 ही तो है ना, सही तो किया था। 5 मार्क किया था ना, तो 5 ही लीडरशिप जो बताती है अपनी क्वालिटी पॉलिसी। 6 क्यों होना चाहिए? ठीक है, इसका पोल क्रिएट कर दिया। 6 में क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एस्टैब्लिश करना, इसका पोल क्रिएट कर दिया था छठे का? नहीं, पोल क्रिएट करते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लॉज 10, मेन ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है आपसे क्लॉज 10 का। बढ़िया। क्लॉज 10 किसके ऊपर बेस्ड है? इंप्रूवमेंट के ऊपर बेस्ड है। 50%, बहुत बढ़िया। अगर बस नाम भी पता है ना, वहीं से आ जाएगा। क्लॉज 10 बेस्ड है किसके ऊपर? कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर। तो टू इंश्योर द करेक्टिव एक्शन आर इंप्लीमेंटेड व्हेन देयर आर नॉन कंफॉर्मिटीज। अगर नॉन कंफॉर्मिटी हुई, आप करेक्टिव एक्शन को अप्लाई करो, कंटीन्यूअसली इंप्रूव करते जाओ अपने प्रोसेस को। सो इट इज बेस्ड अपॉन कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट के ऊपर बेस्ड होता है। टू इंश्योर द क्वालिटी पॉलिसी इज कम्युनिकेटेड टू ऑल द एम्प्लॉइज, किसका पार्ट है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, किसका पार्ट है? आपकी क्वालिटी पॉलिसीज सारे एम्प्लॉइज को कम्युनिकेट हो जानी चाहिए। ये क्लॉज 5 का पार्ट है। लीडरशिप बताती है टू मैनेज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली, मैनेज द रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ये सपोर्ट आईएसओ बताएगी कि अपने रिसोर्सेज को कैसे इफेक्टिवली यूटिलाइज करो। ये क्लॉज 7 का पार्ट है। टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी ऑडिट, असेस द इफेक्टिवनेस, परफॉर्मेंस किसमें आई थी? क्लॉज 9 में। ये क्लॉज 9 का पार्ट है। तो बाकी ऑप्शन से भी क्लॉज समझ सकते हो। पूछा उसने यही था कि क्लॉज 10 का पार्ट कौन सा है, पर ये वाले पॉइंट्स कौन से क्लॉजेस में, वो भी मेंशन कर दिया। दैट इज आल्सो मेंशन्ड। Which of the following is the key benefit of adopting ISO 9001? क्या की बेनिफिट है हमारा? गारंटिंग 100% डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट। आया था पीछे कि सर अगर आईएसओ मिल गया क्या हमेशा डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट मिलेगा या क्वालिटी इंश्योर हो जाएगी? पीछे बताया इस बात को, तो उसी के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं। रिड्यूसिंग द नीड ऑफ क्वालिटी ऑडिट, इंश्योरिंग कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बिजनेस परफॉर्मेंस, रिड्यूसिंग द नीड फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग। पोल क्रिएट करते हैं। तो आपके जो डाउट है वही सवाल बन के आए हैं, जो भी आपने डाउट पूछे पीछे। इसमें भी 88%। Which of the following would typically be considered as non-conformity? यानी कौन सी चीज नहीं मानी इन आईएसओ 9001? किसको हम नॉन कंफॉर्मिटी लेके चलेंगे? क्या है? अ डॉक्यूमेंट हैज बीन इनकरेक्टली फाइल्ड, आपने डॉक्यूमेंट इनकरेक्टली फाइल कर दिया। अ न्यू प्रोडक्ट इज बीइंग डेवलप्ड, कस्टमर कंप्लेंट्स आर रिसीव्ड, अ न्यू एम्प्लॉय इज हायर्ड विदाउट फॉर्मल ट्रेनिंग। कौन सी नॉन कंफॉर्मिटी है? पोल क्रिएट कर रहा हूं। वाह रे भाई, तो सिंपल सवाल था भाई। ट्रेनिंग तो बाद में कराओगे, इस पे मार्क करा 40%। आपने एम्प्लॉय हायर किया बिना फॉर्मल ट्रेनिंग के, एम्प्लॉय हायर करने के बाद उसकी फॉर्मल ट्रेनिंग कराओगे ना। बोला कौन सी चीज नॉन कंफॉर्मिटी मानी जाएगी? आपने डॉक्यूमेंट इनकरेक्टली फाइल कर दिया, ये नॉन कंफॉर्मिटी है। नया प्रोडक्ट डेवलप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है इसके अंदर, एम्प्लॉय को हायर कर सकता हूं मैं, ट्रेनिंग बाद में दूंगा, कस्टमर की कंप्लेंट मिलेगी मिलेगी भैया हमें। ये नॉन कंफॉर्मिटी थोड़ी आईएसओ के हिसाब से। नॉन कंफॉर्मिटी क्या? डॉक्यूमेंटेशन आपने गलत कर रखी है, डॉक्यूमेंटेशन इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट, एन आईएसओ 9001-2015 which of the following best describes the role of the management reviewers? रोल ऑफ मैनेजमेंट रिव्यूज। अच्छा, मैनेजमेंट रिव्यू का रोल क्या होता है? टू मॉनिटर द कस्टमर सेटिस्फैक्शन, टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूएमएस एंड आइडेंटिफाई द एरियाज फॉर इंप्रूवमेंट, टू डिफाइन द न्यू क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स, टू कंडक्ट इंटरनल ऑडिट। तो मैनेजमेंट रिव्यू का रोल क्या होता है? व्हाट इज द रोल ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू? कम हो गया। तो मैनेजमेंट रिव्यूज, रोल ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू इज व्हाट? टू इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ क्यूएमएस एंड आइडेंटिफाई द एरिया फॉर इंप्रूवमेंट। जो भी एरिया इंप्रूवमेंट का आइडेंटिफाई करो और उसके ऊपर काम करो, वर्क ऑन दैट।
Which of the following activities should be considered when assessing customer satisfaction in ISO 9001-2015? कौन सी एक्टिविटीज कंसीडर करनी चाहिए जब आप क्या असेस कर रहे हो, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को असेस कर रहे हो, ठीक है. Which of the activities should be considered? Reviewing feedback from suppliers, conducting market research on competitor, monitoring complaint return surveys, analyzing employee performance reviews. सिंपल सवाल है. क्वेश्चन पढ़ने में ऐसा था, बट ऑप्शन ने आंसर सही निकाल दिया. देख लो भैया लीडर बोर्ड. क्वेश्चन 6, मेरे 3 क्वेश्चन छूट गए नेट की वजह से, कोई बात नहीं, यहाँ पे इससे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ता है. क्वेश्चन नंबर 6, क्या बताना है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लॉज 10 इंप्रूवमेंट इन आईएसओ 9001? क्लॉज 10 इंप्रूवमेंट का ही है, इसी पूछ रहे हो क्या है? to ensure the corrective actions are implemented when there is a non conformity. गलत क्वेश्चन मार्क हो गया, ये नहीं था. अच्छा ठीक है सर, ठीक है चलो, कल आपका लास्ट चैप्टर है इसका, फिर पॉलिटी भी खत्म आपकी.